आज विकास सर हमारे साथ है और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी यार। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप यू हैव बीन ग्रेशियस इनफ कि एक सिंपल सी रिक्वेस्ट से आप आ गए अपना काम छोड़कर, और ये बहुत है बड़ा कुछ कहता है आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में। एंड शायद ऐसे ही सपोर्ट अगर सब लोग करेंगे एक दूसरे को, तो वैसे ही दोनों कस्टमर्स के लिए या दोनों लोगों के लिए जो जिनके लिए हम बना रहे हैं पॉडकास्ट, वहाँ पर उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो बहुत ही जेनरिक रखेंगे, सिर्फ सवाल जवाब जो आप लोग जनरली करते हैं और हमसे मिस हो जाते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिसके लिए जनरली आपको फिर बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है और एक सही राय नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं आप घूमते रह जाते हो। सर का जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, बैकग्राउंड है लीगल, हेल्प देते हैं ये लोगों को और अक्रॉस पैन इंडिया हेल्प देते हैं। एक अच्छे इंस्टाग्राम पे आप जाके चेक कर सकते हैं, सर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव रील्स बनाते रहते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे भी सारे लिंक्स मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बार जाके उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि कौन वो लोग हैं जिसके, जब आप जैसे कोर्ट में हैं एंड मैक्सिमम हाई कोर्ट्स में ही डील कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे तरीके के प्रॉपर्टी केसेस हैं जो सबसे ज़्यादा अब आ रहे हैं, क्योंकि अब अपार्टमेंट बिल्डर ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का सेगमेंट बन गया है। पहले तो ज़मीनें होती थी, खेती की ज़मीनें होती थी, नॉर्मल घर रहते होंगे आबादी के। अब क्या है, अब डेवलपर भी आ रहा है, डेवलपर में फ्रॉड भी हो रहा है, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी इवॉल्व कर रही है काफ़ी ज़्यादा। तो अब बहुत सारे लोग आ गए। किस तरीके के केसेस आज की डेट में सबसे ज़्यादा आते हैं और कौन उन्हें कर रहा है, और अगर कोई जेनरिक क्राइटेरिया है कि भाई इस तरीके के केसेस ज़्यादा आते हैं, तो वो लोगों को ज़रूर बताइए। उससे आगे समझने में बहुत, हमारे आगे कन्वर्सेशन में बहुत मदद मिलेगी कि क्या पॉइंट्स उठते हैं, या मतलब क्या जो है इश्यूज होते हैं मेजर, जो जिनसे हमको बच के रहना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई नया केसेस नहीं हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। अगर हम अपनी पुरानी हिस्ट्री में जाते हैं, मतलब पढ़ते हैं पुरानी चीज़ें, तो महाभारत वाज बेस्ड टोटली बेस्ड ऑन लैंड डिस्प्यूट। राइट, ठीक है, दो भाइयों के, दो परिवार के लोगों के बीच में ये था कि बंटवारा कैसे होगा, किसको कितना मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो आज लैंड के डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, दीज आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं है। राइट, तो ये बस ये है कि हम ये मानते हैं कि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें पता लग रहा है कि केसेस ज्यादा हैं, बिकॉज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैव इंक्रीज्ड। पहले लोग कम होते थे, गांव छोटा होता था, तो डिस्प्यूट बंटवारे के तब भी चलते थे, लोग मारकाट भी होती थी, मर्डर भी होते थे। हमारे पास आजादी से पहले अगर प्रीवी काउंसिल के केसेस देखेंगे तो उस टाइम पे भी ये होता था, राजा के पास भी जाती थी ये सिचुएशन। आज क्या है कि वो राजा की जगह जो हमारी गवर्नमेंट आ गई है, गवर्नमेंट ने रेगुलराइजेशन का काम शुरू कर दिया है। तो उन्होंने अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई हुई है हर जगह पे, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आते हैं। तो पहली बात तो हमें ये समझने की जरूरत है कि डिस्प्यूट का जो बेसिक एसेंस है, जो ओरिजिन है, वो कहाँ से हो रहा है। जब तक वो नहीं समझेंगे ना, तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि इन डिस्प्यूट्स को खत्म कैसे करना है। डिस्प्यूट होता है, जब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ वन पर्सन। एक ना एक आदमी की गलती की, या उसकी ईगो, या फिर उसकी लालच की वजह से होता है। अगर सब ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, टाइटल क्लियर है, मैं इस रेट पे बेचना चाह रहा हूँ, मैं बेच दूंगा जो भी बंदा आएगा, और सामने वाला जेन्युइनली अगर बोलता है कि यार मैं एडवांस मैंने आपको दे दिया, बट ना होता है द पर्सन सेज कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, ऐसा भी होता है ना। और पहला वाला जो बेच रहा है वो ईमानदारी से कहते हैं कि चल यार पैसे वापस कर देता हूं, मैं दूसरा ढूंढ लूंगा। तो कोर्ट में डिस्प्यूट ही नहीं आएगा, लॉयर्स का काम खत्म, कोर्ट्स का काम खत्म, सिविल कोर्ट्स का, बड़ी सिंपल सी है। तो बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्प्यूट अराइज होता है। और जो ट्रेंड हमारा चल रहा है वो, क्योंकि अब बहुत सारे बिल्डर्स हैं, अब एक एक जगह पे जो मान लीजिए 1 एकड़ की जमीन है, उसके अंदर पहले क्या होता था कि आप 200-200 गज की प्लॉट बना रहे हो, उसके अंदर कितने बना लोगे, 20 बना लोगे, 24 बना लोगे, रोड की जगह भी छोड़ोगे। लेकिन अब क्या होता है कि उसे 1 एकड़ के अंदर में लंबी लंबी बिल्डिंग्स हो जाती हैं जो 20-20 मंजिल तक जाती है,
अब हर फ्लोर के ऊपर आपके 5-5, 7-7 फ्लैट हो गए। तो इन अ स्मॉल एरिया अब आपके नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ज्यादा है, तो उनको सेल भी ज्यादा लोगों को करना पड़ेगा। नंबर ऑफ यूनिट बेसिकली वो ज्यादा हो गई है। प्रॉपर्टी बोलते हैं एक करेक्ट है, उसको लेमन property है। लैंग्वेज में करेक्ट। तो होता क्या है कि इन सिचुएशंस की वजह से नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ज्यादा है, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा है, तो जो लोग हैं वो अपनी गाड़ी कमाई से सोचते हैं कि अब हम जमीन तो खरीद नहीं सकते, तो हम यूनिट ले लेते हैं। जो कोर्ट के अंदर मेजॉरिटी इस तरह के मैटर्स आते हैं वो मोटा मोटी 4 तरह के मैटर्स हैं जो आते हैं। एक तो फैमिली मैटर्स जो मैं बता रहा हूँ कि आपको पार्टीशन से रिलेटेड हो गए। पार्टीशन से मतलब आपसी घर में या फिर बंटवारे बेटे में, बेटे माँ बाप बेटे में हो गया, या मतलब इन फैमिली हो गया, पार्टीशन हो गया, एक वो कि भाई मेरा हक इतना बनता है आप मुझे दे दो। भाई बहन के अंदर लड़ाई है कि बेटी को हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बाप बेटे के बीच में लड़ाई है, माँ बेटे के बीच में भी हो जाती है, कजन्स के बीच में भी लड़ाई हो जाती है। दूसरा जो आता है वो जनरली आपके आते हैं लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट जो चल रहे हैं प्रॉपर्टी पे, कि भाई आपका कब्जा हो गया किसी से और वो खाली नहीं कर रहा है, या फिर खाली कर दिया लेकिन सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं दे रहा है लैंडलॉर्ड, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू रहता है। तीसरा जो सर होते हैं ऐसे केसेस की, मतलब मैं जनरली पूछ रहा हूँ कि घर में आप रहने लगे और आप किराया नहीं दे रहे। हाँ होता है, और उसमें पुलिस का भी रूल होता है? नहीं, पुलिस का कोई रूल नहीं होता, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, पुलिस का कोई रूल नहीं होता। तीसरे जो केसेस हैं हमारे पास आते हैं वो आते हैं जनरली जहां बायर सेलर एग्रीमेंट टू सेल है जी। अब ये प्राइवेट पार्टीज की मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी एक यूनिट थी, एक प्रॉपर्टी थी, आपने वो बेच दी। बेचने के लिए आपने पहले एग्रीमेंट टू सेल किया, उसके बाद आपका बायर आया, उसके साथ आपने डील की और सेल डीड करके आगे निकल गए। वहां डिस्प्यूट होती है कि मान लीजिए आपने बयाना एग्रीमेंट दे दिया, बाद में आप यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू दैट डील कि भाई पूरा पैसा नहीं दे सकते, तो वहां डिस्प्यूट पड़ेगा क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा है कि आपकी फॉरफिट हो जाएगी। या फिर कई बार क्या होता है कि उसके प्राइस जो है 3 महीने के अंदर प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए, तो अब जो सेलर है वो सोचता है कि नहीं यार मैंने 1 करोड़ की चीज बेची थी, मुझे 1 करोड़ 20 लाख मिल रहा है तो क्यों छोड़ू, लालच। हाँ, तो इसने मुझे 10% दे रखे हैं, इसको अटका लेता हूँ, कहीं और बेच देता हूँ, ऐसा भी होता, लालच। अगेन कम टू द सेम थिंग। और जो फोर्थ होती है वो होती है आपकी जो रेरा से रिलेटेड आपके बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, उसमें भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। गवर्नमेंट कानून तो लेके आ गई लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। आज की डेट में आप देखोगे ना, नंबर ऑफ केसेस रेरा में इतने ज्यादा हैं, सिस्टम चोक्ड है। तो ये 4 तरह के जो केसेस है ना वो उनकी बाढ़ है इस टाइम। और एक पुराने केसेस भी सर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी रेरा आने के बाद एज अ कंसल्टेंट मैं इस पे कमेंट करना चाहूँगा कि रेरा आने के बाद रेरा ने काफ़ी चीज़ें रेगुलराइज कर दी, जैसे कि एस्क्रो अकाउंट बना दिया, आप पैसा मूव नहीं कर सकते। या फिर इसके बाद बहुत बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि पहले एलडीए में या कंसर्न जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती थी उन्होंने कुछ भी अप्रूवल कर दिया। अब क्या है कि आपको सारे फ्रॉम आर्किटेक्ट ड्राइंग टू सीए सर्टिफिकेट सब कुछ, अब उसमें क्या अब नॉर्मलिटीज़ होती हैं केस टू केस, वो मैं नहीं कमेंट कर सकता। वो हमेशा एक आदमी तरीका ढूंढ लेता था और आज भी ढूंढ लेगा, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। बट अब वो चीज़ें फॉर्मलाइज बहुत ज़्यादा हो गई हैं पोस्ट रेरा। और अभी जो केसेस, एक डेटा भी है इस पे कि रेरा में 80% केसेस रिजॉल्व हो गए हैं एज पर रेरा। नए केसेस अब जो डेवलपर के केसेस आ रहे हैं, जहां तक मैं देख रहा हूं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि नॉन डिलीवरी के केसेस 5-7 साल पुराने। अब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बिकॉज आई कैन बी, बट क्योंकि मैं बहुत छोटी मार्केट देख रहा हूँ, वैसे देखेंगे तो मैं दिस चैनल इज स्पेशलाइज्ड टू लखनऊ। अब हम दिल्ली और बाकी जगह फोकस कर चुके हैं, तो अब धीरे धीरे होराइजन ब्रॉडर हो रहा है। बट डे टू डे इंट्रैक्शन एक छोटे मार्केट में है, और वहां मुझे ऐसा लगा है कि पोस्ट रेरा देयर हैज बीन अ कांस्टेंट डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ फेलियर ऑफ नॉन डिलीवरी। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि डिलीवरी ना मिल रही हो, आगे पीछे 2-4-6 महीना इस टाइप, बट मिल रही है। सिचुएशन जो है ना, ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो इससे बहुत डिफरेंट है। ओके। जो अच्छे बिल्डर्स हैं, देखो जब कोई चीज होगी तो उसमें अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दोज पीपल जिनको आपने पैसा दिया और उसके बाद आपको यूनिट मिल गई, बस ठीक है आप खुश हो, जी रहे हो बढ़िया। बट द बिगेस्ट कंसर्न इज उन लोगों का जहाँ पे आपकी प्रोफाइल फंडिंग हो रही है, जहाँ पे आपने पैसे दे दिए तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, या फिर कंस्ट्रक्शन हो गई, या आपको जो पोजीशन है वो हैंड ओवर नहीं हो रहा है, या फिर कंप्लीट ही नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट, या फिर अगर मान लीजिए आपको पोजीशन हैंड ओवर दे दिया तो उसकी इतनी गंदी क्वालिटी है कि आप देखोगे एक बारिश आती है पूरी बिल्डिंग में सीलन आ जाती है, बाहर का पेंट झड़ जाता है।
दिस इज नॉट, आपने अपना पैसा इसलिए नहीं दिया था कि वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का आपको दिया जाए। तो इश्यूज बहुत ज्यादा है। जहां एक आदमी ने बैंक से लोन ले रखा है और लेने के बाद आप एक यूनिट आपने परचेज कर ली हो, जो आपको पता है कि 2 साल बाद मुझे इसका पोजेशन मिलेगा, एंड यू आर कंटिन्यूअसली पेइंग द ईएमआई। जिस दिन आपका अमाउंट डिसबर्स होता है उस दिन से आपकी ईएमआई शुरू हो जाती है। करेक्ट। आप 2 साल तक ईएमआई भर रहे हो, 2 साल बाद पता लगा बिल्डर तो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो कंप्लीट नहीं कर सकता। अब आपने पहले तो बैंक से पैसा ले लिया, 10% 15% अपनी जेब से उसमें लगा दिया, उसके बाद आपने 2 साल उसके ऊपर ब्याज दिया। देने के बाद अब आपको बिल्डर से लड़ाई करनी है, आपके लीगल एक्सपेंसेस है और आपका इंटरेस्ट वाला जो मीटर डाउन है बैंक का वो चल रहा है। तो दिस इज, यू कांट डिफॉल्ट ऑन दैट बिकॉज़ आपकी सिविल खत्म हो जाएगी। बात सिविल की भी है, गलती इसमें बैंक की भी है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सिविल का इशू है या आपका नहीं कर सकते हो। बात यह है कि बैंक आपकी यूनिट को अगर ओपन मार्केट में बेचता है तो 100 रुपए की चीज 70 रुपए में जाती है, कई बार 50 रुपए में भी जाती है। आपका जो बाकी का लोन अमाउंट है, बैंक इज स्टिल इंटाइटल्ड टू रिकवर दैट अमाउंट। वो किससे करेगा? वो बिल्डर से तो करेगा नहीं, बिकॉज यू आर द बोरोवर, बिल्डर इज नॉट द बोरोवर। अब बहुत सारे बिल्डर ऐसे भी करते हैं कि वो जिस लैंड के ऊपर बना रहे हैं उस लैंड पे लोन लेके बैठे हुए हैं कंस्ट्रक्शन के नाम पे। अब कल की डेट में अगर वो डिफॉल्ट कर देता तो लैंड भी बिक जाएगी, आपकी यूनिट का बेनिफिट क्या है? कुछ भी नहीं है। I am more concerned about those people who are being affected negatively because of this kind of system. अकाउंटेबिलिटी नहीं है आज की तारीख में। हम कहते हैं कि बिल्डर ने डिफॉल्ट कर दिया 10-15 साल, अब वो तो कई हजार करोड़ रुपए लेके बैठ गया, लीगल टीम भी है उसके पास। एक आदमी के पास जिसने 1 लाख रुपए की ईएमआई जो भर रहा है, वो कितना लड़ेगा? तो डिस्प्यूट्स हैं और मोटा मोटी 4 तरह के डिस्प्यूट रहते हैं। तो इनके मेजर अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या मेजर हम इनके अगेंस्ट में ले सकते हैं। मेजर्स तो चलो हम डिस्कस करेंगे, बट ये प्रॉब्लम है सिचुएशन मार्केट में जो भी चल रही है। और ये सिचुएशन, यही 4 तरीके के मेजर केसेस हैं जैसा आपने बताया। एक फैमिली, दूसरा फैमिली का मतलब पार्टीशन, दूसरा हो गया आपका दिस सेल परचेज वाला, मतलब एक पार्टी टू पार्टी के बीच में जो अग्रीमेंट हो रहा है, अग्रीमेंट टू सेल, उसके अगेंस्ट में। तीसरा आपका लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट, और चौथा बिल्डर, जिसको प्रॉपर्टी के मोटे-मोटे 3-4 ऐसे डिस्प्यूट्स हैं प्रॉपर्टी के जो मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो फॉलो अप क्वेश्चन है इस पे कि क्या वो जेनेरिक मेजर्स हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी। मैं एक लेमैन हूं, जैसा हम लोगों ने बताया, क्योंकि हम लोगों का चैनल ही, जैसा हम लोगों ने बात किया कि हम लोगों का चैनल ही उन्हीं लोगों के लिए है जो सफर कर, मतलब कॉमन आदमी है जिसके पास नहीं है लीगल टीम, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। तो वो ऐसे 2 चीजें, 3 चीजें, 4 चीजें, 5 चीजें क्या हो सकती हैं जिसको अगर एक आदमी ध्यान रखे तो कम से कम इनसे बच जरूर सकता है। तो ऐसे क्या क्या मेजर हो सकते हैं जिससे प्रॉब्ली हम जो जिनके लिए कंटेंट बना रहे हैं, होम बायर, लेमैन होम बायर, उनसे बच सके। वो जेनरिक मेजर्स, ठीक है, पॉइंट्स में 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, जहां पे वो लीगली उस चीज को, अच्छा कोई अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है या कोई तरीका है तो वो भी आप प्लीज बता दीजिएगा कि यहाँ पे जाके तुम ऐसे ये चीजें पा सकते हैं। देखिए, पहली बात तो हमारा कानून बोलता है जी कि जो सेलर है, सेलर ओनली नीड 1 पेयर ऑफ आईज, उसके पास सिर्फ 2 आंखें होनी चाहिए, एंड द बायर नीड टू हैव 1000 आईज। बड़ी सिंपल सी बात है। बायर मस्ट बी अवेयर। कल की डेट में ये नहीं होता है कि सेलर ने गलत कर दिया तो बायर की भी गलती मानी जाती है कि आपने ढंग से सर्च क्यों नहीं किया। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो, किसी को भी लेनी हो फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले तो आपका उसका टाइटल सर्च रिपोर्ट बनती है। टाइटल सर्च रिपोर्ट इन द सेंस कि हर लैंड पहले कभी ना कभी एग्रीकल्चर लैंड रहा होगा। उसके टाइम पे एक फर्द इशू होती थी कि भाई अब ये जो है ये प्रॉपर्टी इसके नाम पे अलॉटेड है, आज की है, 1947 की है, उससे पुरानी है, जितने भी रिकॉर्ड हैं आप चेक कर सकते हो उसको। दूसरा, उसमें एक्वायर करने के जो डॉक्यूमेंट हैं कि भाई कौन सी गवर्नमेंट ने कौन सा लैंड किस स्टेट ने कहाँ से कैसे एक्वायर किया था, तो वो सारे उसमें रिकॉर्ड रहता है। साथ में क्या होता है, एक तो आपकी टाइटल सर्च रिपोर्ट जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, यानी कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं वो कैसे पता करेगा, कहाँ पे जाके चीजें पता होंगी इसकी टाइटल क्लियर है। तो जो आपकी टाइटल सर्च रिपोर्ट है वो सबसे पहले तैयार होनी चाहिए, यानी कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, वो कहीं लीज होल्ड नहीं है, पहले पावर ऑफ अटॉर्नी पे बिकी हुई नहीं है, बेसिकली विल वगैरह है तो उसकी प्रोबेट हुई है या नहीं हुई है, उससे पहले अगर कोई गिफ्ट है तो गिफ्ट हुई है या नहीं हुई है। तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की एक चेन होती है जिसमें आप बैकवर्ड चलते हैं। लेटेस्ट वाली कॉपी देखेंगे कि जो आदमी आपको बेच रहा है क्या ही वेदर ही इज द रजिस्टर्ड ओनर, उसने किससे खरीदी थी, क्या उसकी रजिस्ट्री है पहले या नहीं है, उससे पहले किसने खरीदी थी, वो सारी की सारी चेन बनती है। वो चेन जनरली अगर आपकी रजिस्टर्ड पेपर है, देखो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, अनरजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी होती है उसके चक्कर में मत पड़ो।
रीजन क्या है कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता गवर्नमेंट के पास। आपने कहीं से पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन करा लिया कि प्रॉपर्टी मेरी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हो गई। एक लाइफ टाइम में 1 लाख पावर ऑफ अटॉर्नी कोई भी बना सकता है। आप एक ही प्रॉपर्टी है जो 15-15 लोगों को बेच दी जाती है, तो गो फॉर द रजिस्टर्ड वन। तो अपने जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहाँ पे कुछ नहीं करना होता आपको। हर रजिस्ट्री के अंदर लिखा होता है कि पहले कौन सी रजिस्ट्री नंबर थी, क्या पेज नंबर था, क्या डेट थी, किसने किसको बेची। आप वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हो। एक एक करके आप निकलवानी शुरू करो, पहली, दूसरी, तीसरी, पुराने तक, लास्ट तक। अगर आपकी चेन क्लियर है, टाइटल क्लियर है तो बिल्कुल ठीक है। अगर बीच में कोई आदमी मर गया, कोई जॉइंट ओनर था, आपको उससे कोई एनओसी, एफिडेविट, आरडी, गिफ्ट कुछ या विल है, वो थी या नहीं थी, वो भी उसमें चेक करना पड़ेगा। तो एक तो ये काम है। अब बाहर लोगों को लगता है कि यार इतना कौन टंटा पालेगा, मोटा मोटी ये कहते हैं इतना कौन प्रॉब्लम में आएगा कि कितना सारा काम करना पड़ जाएगा। तो और आप डे टू डे जॉब है, डे टू डे एक्टिविटीज है, तो नहीं कर सकते हैं लोग, नहीं कर सकते। तो उसका ऑल्टरनेट ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी में चाहे 5% या 10% जो है लोन के लिए अप्लाई कर लो, क्योंकि बैंक सिर्फ उसी प्रॉपर्टी पे लोन देता है जनरली 99% केसेस में। ऐसा नहीं कि बैंक भी डिफॉल्ट नहीं करता है, बैंक भी बहुत फ्रॉड होते हैं, लेकिन बैंक से सर मैं एक चीज और यहाँ पे बहुत इंसाइटफुल ये होगा सर, आप जो बैंक की बात कह रहे हैं, इसमें बैंक में NBFCs, अब मैंने आपको बताता हूँ IIHFL, LICHFL है ना, या DHFL, ऐसी कंपनीज हैं जो NBFCs हैं, वो प्रॉपर्टी लोन की तरीके से रिप्रेजेंट करके आपको लोन देती है, वो लोन आपको देती है। और उसमें वो मैंने ऐसा देखा है कि कई बार कितनी भी अनअप्रूव प्रॉपर्टी कुछ भी हो, हाईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाते हैं और आपको वो लोन दे देंगे, आपकी प्रोफाइल देके, पुराना कुछ गिरवी रख के, ऐसे करके। तो उस प्रॉपर्टी पे लोन होना जरूरी है। और अगर आप किसी जैसे बैंक से जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो जो यूनियन बैंक्स हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक्स हैं, PNB, SBI, यूनियन, इलाहाबाद, XYZ, कोई भी बैंक्स हैं जो नेशनल रजिस्टर्ड बैंक है, उनसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कराइए। देखिए क्या होता है कि मैंने आपको कहा कि आप 10% या 5% कहीं लोन के लिए अप्लाई कीजिए। लोन का मतलब होता है कि आपको होम लोन के लिए अप्लाई करना, ना कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। 3 तरह के लोन होते हैं मोटा मोटी, पर्सनल लोन ले सकते हैं, लैप ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं। गो फॉर होम लोन, क्योंकि होम लोन जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को, उसी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करेगा जिस पे आप लोन ले रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि किसी दूसरी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके ले रहे हैं। अब आपने 5% लिया, 10% लिया, 20% लिया, डजंट मैटर, लेकिन बैंक सिर्फ आपको उसी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन देगा जिसका टाइटल क्लियर है। तो आपका टाइटल सर्च करने का जो काम है वो बैंक का हो गया। तो पहला काम हो गया टाइटल सर्च, और दूसरा काम हो गया आप होम लोन, आप बैंक को जरूर इन्वॉल्व करिए जितना, और बैंक में आप होम लोन में अपना लोन प्रोसेस कराइए। उसके 2 बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट तो ये होता है कि जैसे ही होम लोन होगा, कल की डेट में अगर वो प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई दूसरा ओनर निकल के आ गया या किसी ने उसको इलीगल तरीके से सेल कर दिया, तो क्योंकि आपके नाम पे होम लोन है और आपको बैंक ने आपको लोन दे रखा है, तो आपकी उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो पहला चार्ज होगा, दैट फर्स्ट चार्ज विल बी ऑफ दैट बैंक। तो बैंक, क्योंकि सरफेसी एक्ट है हमारे यहाँ पे, वो कहता है कि आपके जो डेट है प्रॉपर्टी के ऊपर, जो फर्स्ट चार्ज होगा बैंक का माना जाएगा। तो अगर बैंक का फर्स्ट चार्ज है तो आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन बैंक के अलावा कोई ले नहीं सकता। तो आपका अगर 20 साल का लोन है तो 20 साल तक तो आप पोजीशन में रहोगे, तब तक आपको इनफ टाइम मिलेगा अपने लीगल मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो पहला तो टाइटल सर्च है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वही रहती है कि भाई हमें कई बार पता लगता है कि जिस प्रॉपर्टी को हम परचेज कर रहे हैं, हमारे नाम पे रजिस्ट्री तो हो गई, लेकिन उस पर ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है, वो लोगों को नहीं पता लगता है। तो उसके लिए एक सरसाई वेबसाइट होती है, CERSAI.org। तो ये जो सरसाई की वेबसाइट है, ये बेसिकली दिस इज अ कंसोर्टियम। तो बैंक्स की ये लिए मैंडेटरी है कि अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं या उसके ऊपर कोई लोन देते हैं, तो वो उस प्रॉपर्टी के डिटेल्स वेबसाइट पे अपडेट करेंगे। तो आप खुद भी अपना अकाउंट बनाओ, प्रॉपर्टी की डिटेल डालो, नाम से, इधर उधर से काफी सी चीजें होती है, उस पर सर्च कर लो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 100% श्योर चीजें हैं, लेकिन आपको ये कम से कम 99% सिचुएशंस में आप लोगों को जो प्रॉब्लम होती है ना, उससे आपको बचाने की कोशिश होगी। तो ये जो 2-3 चीजें हैं मोटा मोटी। इसके अलावा जिस भी बिल्डर से आप ले रहे हैं उसके रेरा के डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चाहे बिल्डर आपका नया हो या पुराना, वैसे तो नए बिल्डर के साथ तो आपको जनरली जाना ही नहीं चाहिए। रीजन बीइंग, और प्रॉपर्टी जब आपका बिल्कुल शुरुआत में बेची जाती है, उस टाइम वो बिल्डर बहुत बड़ी बड़ी स्कीम देता है, क्योंकि वो बोलता है कि मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा उगाना है।
और वही पैसे में धांधली होती है। क्योंकि होता है क्या है कि बहुत सारे बिल्डर क्या करते हैं कि अपनी कंपनी बनाएंगे, उसके बाद अपने ही रिलेटिव्स की कंपनी बनाते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं कि ये हमारे सब वेंडर हैं, पैसा फंड जो रूट होता है ना वो इसी तरीके से होता है। और बाद में बिल्डर बोलता है कि मैंने तो यहाँ से, अब मान लीजिए किसी ने आर्किटेक्ट वाला काम करवाना है, अपने ही किसी दोस्त के थ्रू उसने क्या किया, एक कंपनी बनाई, उसको आर्किटेक्ट बनाया, उससे ओवर बिलिंग करवाई। ओवर बिलिंग का मतलब उसका बनना था 5 लाख रुपए का, बिल बना दिया 50 लाख का। पैसा तो जो बेसिकली फनलिंग है ना वो होती है, इससे पैसा बाहर निकलता है, फिर वो कैश में इधर उधर घूमता है। तो जब बिल्डर आपका बिल्कुल शुरुआत में बोलता है ना कि मैंने यार लैंड ले ली, रेरा अप्रूव हो गया है, ओसी आने में तो अभी जो टाइम लगेगा, अभी आप बुक करवा लो। अगर आप इन्वेस्टर हो, आपके पास पैसा है, बहुत पैसा है, आप कुछ भी करो, आप अपने पैसे में आग लगाओ, डजंट मैटर टू मी। लेकिन अगर आप जेन्युइनली अपने लिए कोई चीज लेना चाह रहे हो, वेट, आप कम से कम इतना कर लो कि उसमें पोजेशन देना शुरू हो गया, लोगों ने ले लिया है, उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई, गो फॉर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। आज मैंने पैसे दिए, कल मैं जाके अपनी चाबी ले लूं। इससे आपको प्रॉपर्टी महंगी तो मिलेगी अगर आप एंड यूजर हैं, करेक्ट, ऑब्वियसली। अगर आप एंड यूजर हैं, आपकी लाइफ टाइम की तो गाड़ी इट्स मोर लाइकली कि आप जो है नियर पोजीशन और रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज खरीदें, गो फॉर रेडी टू मूव, बजाय लॉन्चिंग। क्योंकि लॉन्च, देखिए होता क्या है ना सर, इसमें एक कस्टमर्स को बहुत प्रॉब्लम ये भी फेस हो जाती है ना कि लॉन्चिंग में वही फ्लैट 50 लाख रुपए का होता है, जब तक कि वो पोजीशन लेने आता है तब तक कि वो फ्लैट पहुंच चुका होता है 90 लाख 1 करोड़ रुपए का। उसकी बजट, सोच और उम्मीद तीनों से बाहर, ठीक है। तो अब जनरली सबका यही हो गया है। अच्छा, क्योंकि कुछ अच्छे डेवलपर्स हैं जो लिस्टेड डेवलपर्स हैं, जैसे कि एल्डिको हो गई, जैसे कि ओमैक्स हो गई, लेट्स नॉट नेम दी पीपल, नहीं मैं जनरली, मैं आपको जेनरिक बता रहा हूँ, लिस्टेड डेवलपर्स अक्रॉस पैन इंडिया जो भी हैं, तो वो जितने भी लिस्टेड डेवलपर्स हैं उनका तो क्या है कि दे हैव दिस हिस्ट्री, ट्रैक हिस्ट्री, ठीक है। इसीलिए वो प्रीमियम भी चार्ज करते हैं, दैट दे हैव लॉन्च प्रोजेक्ट, दे आर लिस्टेड, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर रहे हैं, ठीक है। नए डेवलपरों के साथ एंड यूजर को, जो मैं एज अ प्रॉपर्टी बायर, जैसे आपने अपनी जो राय दी उसमें मैं अगर इन लोगों को राय देना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा कि अगर आप एंड यूजर हो और आप अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, तो फर्स्ट टाइम या ऐसा डेवलपर जो भी 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट ही किया है, उसके साथ जाने से बेहतर ये है कि आप अगर जा रहे हैं ऐसे नए डेवलपर में, तो रेडी टू मूव या नियर पोजीशन वाली सोसाइटी में जाइए, वरना ए लिस्टेड डेवलपर्स के साथ जाइए जिनका एक ट्रैक हिस्ट्री 15 साल 20 साल 25 साल की मेंटेन्ड है। बात क्या है कि हमारे देश में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो 100% लॉ फॉलो कर सकती हो, और एनसीएलटी में हर साल कितनी सारी कंपनी आती हैं जो लिक्विडेशन के लिए चली जाती हैं। अभी सुपरटेक यूज्ड टू बी अ वेरी बिग नेम, ओमैक्स के भी केस चल रहे हैं, ऐसा कोई एक डेवलपर नहीं है, एक कंपनी नहीं है जिसके अगेंस्ट रेरा में इधर उधर कोई केस नहीं चल रहा। तो अगर आप एंड यूजर हो तो बात सिंपल है, आपको हो सकता है कि 50 लाख की चीज आज 70-80 लाख रुपए में मिल रही है, मैं समझ रहा हूँ वो चीज, लेकिन अगर आप शॉर्ट चीज पे जाते हैं तो आपको अपनी पीस ऑफ माइंड खरीदनी है। आप इसलिए नहीं जा रहे हो वहां पे कि आपको इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है, आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको रहना है। अगर आपको रहना है तो आप रेडी टू मूव की तरफ ही जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप उसी बिल्डर के साथ जाओ या उसी लोकेलिटी में जाओ जो बहुत महंगी है, आप ऐसी जगह भी जा सकते हो जो सिटी के आउटस्कर्ट्स पे है, जो थोड़ी सस्ती भी पड़ती है। और क्योंकि आजकल जिस तरह की कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम चल रहा है, उतनी अब क्या होगी, पहले आपको एक जगह से दूसरी जगह 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपको 1.5 घंटा लगता था, आप आधे घंटे में घूम सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो। ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ पे लोग रह रहे हो, जहाँ काम कर रहे हो और वो बिल्कुल सेंटर में रह रहे हैं। सारी की सारी सिटीज, बीट हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव या चंडीगढ़, मोहाली का जो भी आपको, जयपुर, आप किसी भी सिटी की बात करोगे वो आउटस्कर्ट्स पे पड़ती है, और आउटस्कर्ट्स पे उसके रोड भी चौड़े होते हैं, रिंग रोड भी बनते हैं। वो रोड इस तरीके के बनते हैं कि वो उसको कनेक्ट कर देते हैं टू द इनर ऑफ द सिटी। देखो ट्रैफिक बढ़ता रहेगा, लोग आते रहेंगे, सब चीजें होंगी, लेकिन जितना आप आउटस्कर्ट्स पे रहोगे, एक तो आपको हवा पानी अच्छा मिलता है, लेकिन दूसरा क्या है कि आपको चीज सस्ती भी मिलती है, क्योंकि हमेशा चीज बाहर की तरफ फैलती है जब कंस्ट्रक्शन होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का यही है। अब नेशनल हाईवे इतने अच्छे बन गए हैं, एक टाइम पे लगता था कि हमें अगर लखनऊ जाना है तो हम यहाँ से सोचते थे कि यार पूरा दिन लग जाएगा लखनऊ पहुंचने में, अभी कितनी देर लगती है, आप 6.5 घंटे में, आप दिल्ली से आप गाड़ी लगाओ 6.5 घंटे में लखनऊ है ही कितना, एक एक्सप्रेसवे है, दूसरा एक्सप्रेसवे, बीच में कोई रेड लाइट ही नहीं है। आपको रुकना है तो सिर्फ कितनी देर, कुछ सेकंड के लिए टोल पे, बाकी रुकना है रुको, नहीं रुकना मत रुको, क्रूज लगाओ, पहुंच जाओगे लखनऊ। तो
काम चल रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि तो आपको हाँ, बिल्कुल correct है, बाहर जाके बिल्कुल ऑब्वियसली अगर आप प्रीमियम की जगह पे जाओगे तो वो जो फ्लैट आपका कभी 50 लाख रुपए का होता था आज 4 करोड़ 5 करोड़ का मिल रहा है। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं ऐसे, आप नहीं ले सकते हो मत लो यार। आप यू नीड टू बी पीसफुल, आप उतना काम करो जितना आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप उससे बाहर जाओगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। और कोर्ट का काम ही इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसऑनेस्ट हो जाता है, चाहे बिल्डर डिसऑनेस्ट हो गया, बायर हो गया, सेलर हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया, टेनेंट हो गया, या घर में कोई परिवार में झगड़ा हो गया। तो जहां डिस्प्यूट होगा तो डिस्प्यूट बढ़ेगा तो कोर्ट केस होंगे, कोर्ट केसेस होंगे तो कोर्ट। और हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि आज आप कोर्ट केस कर लो, आप 10 साल से पहले आपको यही नहीं पता लगेगा जीतोगे हारोगे। आपकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, सब चीजें चल रही है, बीट रह रहा है। जैसे आपने बोला कि 80% केसेस रिजॉल्व कर दिए, आप ये बता दो ऐसे 80% में से एग्जीक्यूट कितने हुए, कितने लोगों को आपने पैसा दिया है। आप पैसा अगर नहीं दे सकते हो तो उस लॉ को बनाने का पर्पस क्या है। लोग 10-10 साल से लड़ रहे हैं, मेरे पास फोन आता है जी हमारे 2012 में हमने लिया था, आज 2023 हो गया, कुछ नहीं हो रहा। हमने रेरा में गए, हमारे रिकवरी सर्टिफिकेट आ गया, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, अब हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सब चीजें होंगी। आपका सिस्टम जो है ना वो चोक्ड है। तो उस चोक्ड सिस्टम में आपको नहीं कूदना है, क्योंकि अगर आप छोटे लालच में आज की तारीख में ऐसी जगह घुस गए और बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब अच्छा है, लेकिन अगर प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा। इशू यहाँ है। एग्जैक्टली पॉइंट। तो इसी वजह से मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि गो फॉर रेडी टू मूव। आप इस चक्कर में मत पड़ो। दूसरा, आपको जो प्रॉपर्टी लेनी है अपने नाम पे लो। ये वाला सिस्टम नहीं कि हम जॉइंट नाम पे ले रहे हैं, 1% अपनी वाइफ के नाम पे बचाने के चक्कर में। कल की डेट में क्या होगा कि जिसके नाम पे भी जाएगी, लोन सिबिल सब चीजें उसके नाम से होती हैं। आप हस्बैंड वाइफ हो, अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकते हो। आप एक प्रॉपर्टी में 1% बचाने से अच्छा है एक प्रॉपर्टी में 100% स्टैंप ड्यूटी दे दो और दूसरी प्रॉपर्टी में 2% कम दे दो, ताकि आपका बाइफर्केशन रहे। फैमिली डिस्प्यूट्स में भी इशू आता है फिर। तो बहुत सारी सिचुएशन है, उन सिचुएशन से बचने के लिए होता है क्या है कि आपको सिर्फ थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। अच्छा, एक और बड़ी चीज है वो ये रहती है कि अगर आप आज ये सोचते हो कि भाई मैं प्रॉपर्टी का अपना लेने जा रहा हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा, टाइटल सर्च करना है, ये सब करना है, और मैं होम लोन भी नहीं लेना चाहता हूँ, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है गो अप्रोच है प्रॉपर्टी लॉयर जो सिविल का काम करते हैं। आप उनसे बात करो, वो टाइटल सर्च करके देंगे। अगर मान लीजिए कल डिस्प्यूट आ गया और आपको फिर भी तो लाखों रुपए वकीलों को देने पड़ेंगे, बेटर ऑप्शन क्या है, आज 10,000 रुपए देके अपना काम करवा लो। एटलीस्ट आपको एक सर्च रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको एक वैलिड रिपोर्ट मिलेगी, आपको वैलिड एडवाइस मिलेगी। जो आपका पेपर पढ़ने का तरीका है एज ए लेमैन, कि आपने रजिस्ट्री देख ली, हाँ नाम देख लिया बस, लेकिन नाम के साथ में और भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी। लॉयर का पढ़ने का तरीका अलग है, वो उसमें से वो चीज निकाल के देगा कि इसमें ये डिस्प्यूट है, या सिग्नेचर है या नहीं है, या विटनेस है या नहीं है, ठीक है, किसको कितने टाइम के लिए दी गई है, विल है, वैलिड है या नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, प्रोबेट हुई है नहीं हुई है, गिफ्ट है, रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, क्या एनओसी ले रखा है बाकी लोगों से, कोई रिलिंक्विशमेंट डीड है या नहीं है, उस रिलिंक्विशमेंट डीड पे किस किस के सिग्नेचर है, क्या सच में आदमी ने अपना पोर्शन दिया है। अब आप मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी है आपके पास 1 बीघे की, जैसे 1000 गज के आसपास, आपका उसमें शेयर है 200 गज का, आप किसी को 500 गज लिख के दे दो आरडी करके कि मैं तो 500 गज इसको दे रहा हूँ, तो अगर जब आपका शेयर ही 200 गज का था तो आप 500 गज दे कैसे सकते हो। तो एज ए लॉयर वी आर ट्रेन्ड टू बेसिकली गो थ्रू दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और ट्रेनिंग कहाँ से होती है, कोर्ट में होती है। ये पॉइंट उठेगा, आप उसको कोशिश कर सकते हो कि शुरुआत में ही वो जो छोटा सा एक्सपेंस है वो बियर कर लो। अदरवाइज वो डॉक्टर वाला काम हो गया ना, कि आज हम बोल रहे हैं कि जी आपका तो सेहत खराब हो रही है, क्या करें, वॉक कीजिए, वॉक करने में कोई पैसे नहीं लगते। डॉक्टर कहेगा चलो जी ठीक है, आप वॉक नहीं कर पाते तो फ्रूट्स खाना शुरू कर दीजिए, उसमें कितना लगेगा, 200 रुपए दिन का खर्चा हो जाएगा ज्यादा। अगर पूरे 1 किलो सेब भी खाओगे, आम भी खाओगे, सब चीजें खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, 200 रुपए का खर्चा मान लोगे। आदमी कहता नहीं यार मैं 200 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता, तो डॉक्टर बोलेगा कोई बात नहीं, 50 रुपए तो कर सकते हो, सुबह जूस पी लो, शाम को 6 बजे के बाद खाना मत खाओ। कहता जी ये भी प्रॉब्लम हो रही है, तो छोटा मोटा गैस होनी शुरू हो गई तो कहेंगे छोटी सी दवाई ले लो, कितने की आएगी, 20-30-40 रुपए की विटामिन की गोली ले ले। आदमी कहता मैं ये भी नहीं खाऊंगा, फिर उसको प्रॉब्लम हो गई, फिर वो जाएगा सीधा डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहेगा भाई कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, अब तो तेरी बाईपास सर्जरी होगी, पैसे कितने लगेंगे, 10 लाख रुपए। कहता 200 रुपए का काम कर लेता तो एटलीस्ट 10 लाख से बच जाता ना। दिस इज द पॉइंट। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, हर आदमी को रहनी चाहिए। पॉइंट ये मुझे लगता है बहुत डिटेल में हम चले गए थे, बहुत डीप चले गए थे इस बात करते करते। बहुत सुपरफिशियल है, बहुत ऊपर से बात हो रही है। मैं नीचे तो अंदर तो मैं गया ही नहीं हूँ किसी टॉपिक के, अगर जाऊंगा तो इट इज लाइक ए 1 hour टॉपिक ऑन एवरीथिंग। तो अब हम जो हमने 4 पॉइंट स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, फिर आपने मेजर बताया,
अब हम डिस्कस कर रहे हैं लॉज रिगार्डिंग वही 4 चीजें जो मेजर डिस्प्यूट अराइज। तो लाइक यू सेड कि व्हेन there are maximum cases of landlord versus tenant, then there are sale purchase agreement maximum cases, then there is cases with partition with family or within two bodies, and then builder के cases which is largely handled by RERA। इसके बाद हम इस पॉडकास्ट पे आगे अभी केसेस भी डिस्कस करेंगे, 2 से 3 केसेस जो हमने सोचा हुआ है, ऐसे प्रॉब्लम्स जो बायर्स की रियल टाइम मेरे पास आई है, और फिर वो डिस्कशन आपसे करेंगे। तो सबसे पहले लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट कौन से लॉ के अंडर कवर होता है, और उसमें मेजॉरिटी क्या समझने की जरूरत है एज अ लेमैन जो व्यूअर हमें देख रहे हैं।